नमस्कार, मैं प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय, प्रिंसिपल कालीचरण पीजी कॉलेज। आप लोगों के सम्मुख में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आया हूं। दो महाग्रंथ भारतीय धर्म दर्शन से जुड़े हुए हैं, भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं और इन दो महाग्रंथों में ज्ञान के अमर तत्व हैं, लेकिन उनका सीधा संबंध राजनीति विज्ञान से भी है, जिनसे हम भारत की विदेश नीति को, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को, एलिमेंट ऑफ पावर को और सबसे अधिक हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे संवर्धित करें और यहां तक कि विश्व को हम कैसे प्रेरणा दे सकते हैं, इन सारे तत्वों की इसमें भरमार है। आज अपने विद्यार्थियों से इनको साझा करने का अवसर आया है, तो हम इसको 3 पार्ट में आपके बीच में लेकर आए हैं। पहले पार्ट में मैं महाभारत पर चर्चा करूंगा, दूसरे पार्ट में मैं रामायण पर चर्चा करूंगा और तीसरे पार्ट में मैं इनके कुछ अमर तत्वों की अलग से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले महाभारत के, चूंकि ज्ञान का वह सागर है, ऐसे में यह कहना कि हम महाभारत पर चर्चा करेंगे यह एक बेईमानी होगी। मेरी चर्चा बहुत ही सीमित तत्व पर है और वह है कि महाभारत में मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट के रूप में प्रमोट किया गया कि किस तरह से हम वैवाहिक संबंधों को स्थापित करते हुए अपने राज्य के हितों का संवर्धन करें, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें और युद्ध की स्थिति में कैसे हम उनसे सहयोग को प्राप्त कर सके, इसको ध्यान में रख करके इन संबंधों को किया गया। आज हम इनसे प्रेरणा लेते हुए जब हम अपने मित्रों से अपने अलायंस को बनाते हैं तो ये बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं और लेटर में भले नहीं, लेकिन स्पिरिट में ये हमको अनंत काल तक प्रेरणा देते रहेंगे। इतना ही नहीं, चर्चा के दौरान आपको स्वयं ही यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो तत्व है महाभारत में, रामायण में, इन तत्वों ने उत्तरवर्ती भारतीय इतिहास को कितना प्रभावित किया और साथ में इस पे यूरोप ने कितनी प्रेरणा ली, इसकी भी चर्चा इसमें होगी और हम विश्वास करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। सबसे पहले हम जो हेडिंग है इस वीडियो की वो है प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तो किस तरह से मैट्रिमनी को आधार बनाया था, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को आधार बनाया गया था महाभारत में, इसकी चर्चा हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं। और पहला हमारा जो बिंदु होगा वो कि किस तरह से जो 4-5 प्रमुख विवाह हुए हैं, जिसमें अर्जुन का विवाह, भीम का विवाह, दुर्योधन की बहन दुसला का विवाह और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो किस तरह से अभिमन्यु का विवाह किया जाता है। उसके बाद से अगर हम उस पर और भी गंभीरता से विचार करें तो वैवाहिक संबंधों से जो क्षति पहुंची है कुरुवंश को, उसकी भी चर्चा होगी। गांधार से जो संबंध होते हैं और जो मध्य देश से हमारे संबंध होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका हम क्रमशः अध्ययन करते हुए अपनी चर्चा की शुरुआत अर्जुन के विवाह से करेंगे। अर्जुन का विवाह जो प्रथम चर्चा में है वह है श्री कृष्ण की बहन बलराम की बहन सुभद्रा से। आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी अलायंस अगर बनता है और उसमें वन वे कमिटमेंट है तो वह बहुत ही इंड्योरिंग नहीं होगा। इफ यू वांट टू सस्टेन एनी रिलेशनशिप एंड प्रोटेक्ट the alliance to work well for both the parties, then the interest and basic protection must come to the both parties of the contract. तो कैसे इसमें ऐसा होता है, इसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। सुभद्रा का विवाह करने के लिए जब ये निर्णय करते हैं कृष्ण, तो उसका पारिवारिक स्तर पर विरोध होता है, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन से विवाह होता है। इस विवाह से सबसे बड़ा फायदा जो पांडवों को होता है कि कृष्ण उनको एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड के रूप में, चाहे वो वनवास हो, चाहे वो द्यूत का समय हो, द्रौपदी का चीरहरण हो, चाहे महाभारत का वह अमर युद्ध हो जिसमें श्री कृष्ण इनके सहयोगी के रूप में, इनके पथ प्रदर्शक के रूप में सामने आते हैं। तो एक तरफ तो इस विवाह से सबसे बड़ा फायदा पांडवों को हुआ, लेकिन क्या इस विवाह से जो यदुवंशी है उनको भी कुछ फायदा हुआ? तो निश्चित रूप से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिस तरह से जरासंध ने, जो मगध का राजा था, और वो बार बार मथुरा पर आक्रमण करता है और कृष्ण को यहां तक कि रण छोड़ करके जाना पड़ा, जिस कारण से उनका नाम रणछोड़ भी रखा गया और वो जाकर के पूरे मथुरा वासियों को द्वारिका में बसाते हैं। तो जरासंध का जो इस आक्रांता स्वरूप था उससे वहां की जनता तंग आ चुकी थी और इस विवाह से कृष्ण को एक ऐसे परिवार से संबंध स्थापित हुआ कि जिसके माध्यम से उन्होंने जरासंध का अंत किया। भीम को ले गए साथ में, भीम अर्जुन दोनों साथ में गए और दोनों के साथ मिलकर के उन्होंने उनको ललकारा। उसने अपने द्वंद के लिए भीम को चुना और परिणाम सब जानते हैं कि जरासंध का वध होता है। तो हम देखते हैं कि इस विवाह से एक तरफ पांडवों को बहुत फायदा होता है तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण को और उनके पूरे यदुवंश को इससे फायदा होता है।
दूसरी तरफ अर्जुन के ही दूसरे विवाह की अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि किस तरह से अर्जुन का विवाह जो हमारे आटविक राज्य है मणिपुर और नागालैंड, तो नागालैंड की राजकुमारी उलूपी थी और उस उलूपी से इनका जो विवाह होता है उससे इनके पुत्र इरावान का जन्म होता है और वह 18 दिन तक महाभारत में युद्ध करता है। 18 दिन महाभारत में युद्ध करके 18वें दिन उसकी बलि होती है, लेकिन वह बलि भी इनकी जीत के लिए होती है। साथ में जो आटविक राज्य है, जो दूसरा नागालैंड के बाद आता है मणिपुर, जो आजकल बड़ी चर्चाओं में है, वहां के महाराज चित्ररथ की जो पुत्री चित्रांगदा थी, उससे जब अर्जुन का विवाह होता है तो वो एक बहुत ही बलशाली राज्य है और अर्जुन का जो बच्चा उससे होता है बब्रुवाहन, वह अद्भुत प्रतापी है और वह अर्जुन से भी 20 निकलता है धनुर्विद्या में और वह भी महाभारत के पूर्व इस पूरे परिवार को बहुत ही संबल प्रदान करता है। अब अगर हम इस दो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को ये दोनों विवाह कवर करते हैं। जो तीसरा विवाह जिसकी चर्चा इस संदर्भ में होगा कि दो विवाह तो हमारे पूर्वोत्तर में हुए, एक सुभद्रा से हुई, लेकिन इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण इसमें पड़ाव आता है वो है भीम का हिडिंबा से विवाह। और वो जो हिडिंबा का जन्म होता है वह उत्तरांचल और नेपाल के बीच में होता है, वह भी एक प्रकार से आटविक राज्य है और वहां पर हिडिंबा से जो विवाह उनका होता है उससे घटोत्कच का जन्म होता है। आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में घटोत्कच की भूमिका बहुत ही बेहद है, क्योंकि जब कर्ण से लड़ाई शुरू होती है तो उसको इंद्र के द्वारा प्राप्त एक अमोघ अस्त्र था जिसका प्रयोग उसे अर्जुन के ऊपर करने के लिए उसे सुरक्षित रखा था और अगर उस अस्त्र का वह प्रयोग करता तो अर्जुन संग्राम में मारे जाते। परिणाम होता कि महाभारत में इनकी हार तय थी। इसलिए घटोत्कच ने यद्यपि युद्ध 10 दिन तक लड़ा, लेकिन जो निर्णायक हस्तक्षेप उसका होता है, उसने पांडवों को बचाया, अर्जुन को बचाया। तो आप एक देख सकते हैं कि किस तरह से ये विवाह महत्वपूर्ण हो रहे हैं। लेकिन जब हमने हिडिंबा की चर्चा की तो उसमें एक चर्चा और भी बहुत आवश्यक है कि घटोत्कच का जो पुत्र है उसका नाम है बर्बरीक, जिसको हम राजस्थान से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी एक खाटू श्याम की बहुत प्रसिद्धि बढ़ी है, इस बीच में हमने देखा है, वह भी घटोत्कच का पुत्र था। और इन लोगों ने कितना सेंट्रल रोल प्ले किया है पांडवों की जीत में भी और बाद में युधिष्ठिर की राज्य स्थापना में भी इन्होंने कितना महत्वपूर्ण योगदान किया। और अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो कुरु वंश और पांडवों का वंश जो है वो हरियाणा, पंजाब से लेकर के और आपके पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत तक फैला हुआ था। ऐसे में हम नॉर्थ ईस्ट को अगर देखा जाए तो अगर हम नॉर्थ को देखें नेपाल से लेकर के और उत्तराखंड और उत्तरांचल और हिमाचल तक, तो हर जगह पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन जो सीमावर्ती राज्य हैं, इन राज्यों की राजकुमारियों से विवाह हो रहा है। और इन विवाहों का महत्व तब समझ में आ रहा है जब इन लोगों को वनवास होता है, जब इन लोगों को युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इन विवाहों के बाद आगे चलें तो दुर्योधन ने भी, अब ऐसा नहीं है कि वो इस क्षेत्र में कहीं पिछड़ रहा है, उसने भी अपनी बहन का विवाह सिंधु देश के जो राजा हैं जयद्रथ से किया और जयद्रथ भी महाभारत में कौरव पक्ष के लिए अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया और उसने 13वें दिन 4 पांडवों को परास्त किया। इन चारों लोगों को चक्रव्यूह के अंदर नहीं प्रविष्ट होने दिया और साथ में जो अर्जुन के बाद दूसरा सबसे प्रतापी धनुर्धर था अभिमन्यु, उसकी मृत्यु में इसकी निहायत ही नकारात्मक किंतु भूमिका थी। और अगर देखा जाए दुश्मन पक्ष की दृष्टिकोण से तो जयद्रथ ने उनके लिए बहुत बड़ा योगदान किया। तो ये जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस डेवलप हो रहे हैं उस समय में, तो प्राचीन काल में महाभारत ने दिखलाया, जैसे कि आज की डेट में हम ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, ट्रैक 4 डिप्लोमेसी के माध्यम से पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट की बात करते हैं। महाभारत ने यह एक ऐसी स्थिति को हमारे सामने रखा है कि आप देखेंगे कि उत्तरवर्ती भारतीय इतिहास के साथ साथ आधुनिक काल तक यूरोप में इन संबंधों को इतनी तरजीह दी जाती है कि वह यूरोप जो हजारों वर्ष तक एक दूसरे से युद्ध लड़ता रहा, वे लोग इन मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से किस तरह एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, इनकी हम क्रमबद्ध चर्चा किंतु बड़े ही संक्षेप में करेंगे। अब हम अगर आगे बढ़ें तो देखते हैं कि भारत में आखिर इनका क्या प्रभाव है महाभारत का। तो महाभारत की जो प्रेरणा हमको आगे दिखलाई पड़ती है तो हम देखते हैं कि किस तरह से सिकंदर के यहां से पराभूत होकर वापस लौटने के बाद से उसने अपनी पूरी की पूरी टेरिटरी को अपने क्षत्रपों को दे रखा, जिसमें खासकर सेल्यूकस का नाम आता है, जो भारत के सीमावर्ती प्रांत से लेकर के गुजरात तक उसका प्रभाव फैला हुआ था। उसके साथ
चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी ने युद्ध का निर्णय लिया। युद्ध में सेल्यूकस पराजित होता है और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। और उस विजय के माध्यम से हम एक और भी देखते हैं कि यह चाणक्य को अच्छी तरह पता था कि अगर हम केवल जीत करके चुपचाप बैठे रह गए तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हम उस कड़ुआहट को, जो हार की कड़ुआहट उसके दिमाग में है, अगर उसको दूर करना चाहते हैं तो हम सेल्यूकस के साथ क्यों ना मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्थापित करें। और इस तरह हम देखते हैं कि सेल्यूकस की जो पुत्री हेलेना थी उससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है। और इतिहास साक्षी है कि अगले लगभग 100 से 150 वर्षों तक उस सीमा से भारत के बीच में कोई भी आक्रमण का हमारे पास साक्ष्य नहीं है। और उसी के बाद से अशोक आते हैं जिनका चरमोत्कर्ष उस शांति का ही आधार है कि वो अपनी सीमाओं को पूरे के पूरे अफगानिस्तान के अंतिम छोर तक, पश्चिमी छोर तक फैलाते हैं। अब इसी क्रम में जो दूसरा सबसे प्रमुख नाम आता है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, जो गुप्त वंश के थे। नाम उनका चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी बहुत लोग उनको कहते हैं। और वो एक गुप्त वंश के परम प्रतापी राजा, जिनको भारत का अलेक्जेंडर कहते हैं, वो हैं समुद्रगुप्त, उनके बेटे थे। और समुद्रगुप्त आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने पूरे उत्तर भारत को नियंत्रण में किया ही, उन्होंने पूरे दक्षिण पथ अभियान में जाकर दक्षिण के दर्जनों राज्यों को परास्त करके अपने अधीन किया और साथ में उनको सेमी ऑटोनॉमी ग्रांट किया। लेकिन यह बात इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की महत्ता का रेखांकन कर रहा हूं, बल्कि वे वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली थे। लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि समुद्रगुप्त सारे राजाओं को हराते हुए नीचे चले गए, लेकिन वही वाकाटकों का राज्य था और वाकाटकों के राज्य पर वो आक्रमण करने का प्रयास तक भी नहीं किया। समुद्रगुप्त के बाद उनका जो पुत्र आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो परम प्रतापी है। उसने शकों से लड़ाई किया, उसने हुणों से लड़ाई किया, सबको पराभूत किया, किंतु वाकाटकों से वह भी लड़ा नहीं। और उसने वाकाटकों से यह जानते हुए भी कि वे परम प्रतापी हैं, उनसे मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्थापित करते हुए अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह करने का निर्णय किया। और रुद्रसेन द्वितीय से प्रभावती गुप्ता का विवाह होता है। प्रभावती गुप्ता स्वयं ही एक बहुत ही कुशल शासिका थी। और आप देखिए कि सिर्फ इन दो राज्यों के बीच में यह संधि नहीं करता है, बल्कि पूरे के पूरे गुजरात पर जो शकों का, इंडो ग्रीक्स का जो कंट्रोल था, उसको एनेक्स करने में, उसको जीतने में वाकाटक सेना ने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया। और वाकाटकों के ही सहयोग से गुप्त वंशियों ने उस पूरे के पूरे गुजरात पर फिर से अपना आधिपत्य, भारत का आधिपत्य स्थापित किया। इस विवाह के क्रम में हम अगली चर्चा जो करेंगे वो होगा थानेश्वर के महाराज प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह, जो मौखरी वंश के गृहवर्मन से हुआ था। अब आप देखिए कि हरियाणा और पंजाब से रिलेटेड है थानेश्वर, और उसके राजा अपना विवाह कर रहे हैं मौखरी वंश के गृहवर्मन से। और उनकी नजर कहां पर है? उनकी नजर जो है वो पूरे मालवा पर है, क्योंकि मालवा का नियंत्रण यदि करना है तो मौखरी वंश से संबंध जरूरी है। इस बात को जो राजा देवगुप्त है, जो मालवा का राजा है देवगुप्त, वह जान जाता है कि अब इन दोनों का अलायंस हो गया है, और जब ये दोनों संयुक्त सेनाएं हमारे सामने आएंगी तो हार के सिवाय दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला। उसने बिना मौका गवाए एक तरफ गृहवर्मन को युद्ध में परास्त कर उनकी हत्या की, तो दूसरी तरफ राजश्री को वह कैद में ले लिया, और यह उसकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। कैद में छुड़ाने के लिए राज्यवर्धन जाते हैं, युद्ध में बहुत प्रचंड शौर्य दिखाते हैं, लेकिन उनके साथ धोखा किया जाता है। उनको राजमहल में संधि के लिए बुलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से उस अपमान का बदला लेने, अपनी जो बंदिनी बहन है उसको छुड़ाने के लिए, जो प्रभाकर वर्धन के दूसरे सबसे प्रतापी पुत्र हर्षवर्धन है, जिनका इतिहास में बहुत ही स्तुत्य योगदान है, वे आगे जाते हैं और अपनी बहन को मुक्त कराते हैं। हमने इन चर्चाओं में अर्जुन, भीम, और उसके बाद दुर्योधन, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और उसके बाद हर्षवर्धन की जो ये चर्चा आपके सामने मैंने किया, वो ये दिखाने के लिए किया कि ये जो वैवाहिक संबंध या जो ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस महाभारत में होते थे, वो अनायास नहीं था। वो बहुत ही लंबी सुदीर्घ सोच के बाद अपनी पूरे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, अपने पूरे राज्य के हित को, और कैसे हम अपनी एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर को कैसे इनहांस कर सकते हैं, इन सब को ध्यान में रख करके इन वैवाहिक संबंधों को किया गया। अब बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का आश्चर्य होगा, क्योंकि अगर आप प्राचीन यूरोपीय इतिहास की तरफ जाएंगे तो वहां पर वैवाहिक संबंध जरूर स्थापित हुए, लेकिन उनका कोई सिस्टम नहीं दिखाई पड़ता और न ही उनका कोई स्ट्रेटेजिक महत्व था। लेकिन वही यूरोप
मध्यकाल आते आते जो उनका मॉडर्न पीरियड जिसकी शुरुआत होती है, वहां से उनको भी ये बात समझ में आ गई कि अगर हम यूरोप में शांति चाहते हैं, अगर बैलेंस ऑफ पावर को, खासकर इंग्लैंड को बड़ी चिंता रहती थी बैलेंस ऑफ पावर की कि उसकी तरफ ही रहे, तो अगर उसे पाना हम चाहते हैं तो जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं क्यों ना उनको आजमाया जाए। और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो हेनरी अष्टम है, जो सबसे डिसाइसिव शादी इस बीच में हो रही है वो है हेनरी अष्टम की, और ये 15वीं शताब्दी के अंत में 16वीं शताब्दी के आरंभ में होती है। और ये विवाह होता है स्पेन की राजकुमारी कैथरीन से। ये विवाह सिर्फ विवाह नहीं था, बल्कि स्पेन और इंग्लैंड के साथ आ जाने के बाद से जो पूरा बैलेंस ऑफ पावर था वो इंग्लैंड की ओर झुक गया, और जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था उसके सामने एक बहुत बड़ा बुलवर्क के रूप में सामने खड़ा हो गया। इन सारी चीजों को देखते हुए एक हलचल सी यूरोप में मची, और क्लीमेंट 7 जो पोप थे उन्होंने, जो कि अपने को स्वयं विश्व का राजा, जो सिटी ऑफ गॉड अपने को समझते थे कि किंगडम ऑफ गॉड के हम ही गॉड हैं, उन्होंने क्या किया कि हेनरी अष्टम के विवाह को नल एंड वाइड घोषित कर दिया। हेनरी अष्टम भी कोई चुप बैठने वाला राजा नहीं था। उसने कहा अच्छा तो आपने हमको नल एंड वाइड घोषित किया, अब आइए हम आपको शक्तिहीन कर देते हैं। आश्चर्य नहीं होगा कि हेनरी अष्टम से पोप के लड़ने का जो उन्होंने निर्णय लिया होगा वह शायद यूरोप के इतिहास में ईसाई धर्म के दोयम दर्जे के बन जाने का भी वहीं से आरंभ होता है। वहीं से एज ऑफ रिफॉर्मेशन शुरू होती है, और वहीं से चर्च ऑफ इंग्लैंड को इंग्लैंड के प्रशासन से सर्वदा के लिए मुक्त कर दिया जाता है। सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम चर्च होता है, और एक नए युग का सूत्रपात होता है। इसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा और भी होगी, और वो है चार्ल्स सेकेंड का विवाह। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1649 में इंग्लैंड में क्रांति होती है, और जो चार्ल्स प्रथम हैं, जो चार्ल्स द्वितीय के पिताजी हैं, उनको उनकी हत्या कर दी जाती है, उनकी गर्दन काट दी जाती है, और अगले 11 वर्ष तक वहां गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना होती है। पुनः वहां पर 1660 में राजशाही वापस लौटती है। 1661 में चार्ल्स द्वितीय को राजा बनाया जाता है, किंतु ये बहुत कमजोर थे, और जो ये कमजोर थे तो इनको मदद करने के लिए ये ध्यान दिया गया कि कैसे ये मजबूत होंगे, तो बहुत ध्यान देकर के इनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से कराया गया। और पुर्तगाल की राजकुमारी से कराया गया तो इसमें इंडिया का भी एक एलिमेंट शामिल है। वो ये है कि इनको दहेज में भारी रुपया पैसा तो जो मिला सो मिला ही, बल्कि इनको जो बॉम्बे हमलों का है वह इनको गिफ्ट कर दिया गया। और बॉम्बे को गिफ्ट करने की जो ये घटना घटती है उसका संबंध सीधे इस विवाह से ही है। अब अगर हम इस क्रम में आते हैं तो हम और भी विवाहों का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें फिलिप II का विवाह इंग्लैंड की राजकुमारी मेरी से होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 1558 में फ्रैंको स्कॉटिश संधि जो होती है, उसके पीछे भी फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय के पुत्र की जो शादी होती है वो स्कॉटलैंड की राजकुमारी मेरी से होती है। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से इन मैट्रिमोनियल अलायंसेस के माध्यम से जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनको साधा गया, और किस तरह से हम मैट्रिमोनियल अलायंसेस, माना कि आज की डेट में हम अपने पड़ोसी देशों के साथ या विदेश में कोई इस तरह का कार्य नहीं करते क्योंकि ये एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन हम किस तरह से पीपुल कांटेक्ट को बढ़ाकर, किस तरह से हम कल्चरल कॉन्फ्लुएंस को करके, किस तरह से हम इंटरेक्शन को बढ़ा करके और अपने पारिवारिक जीवन को अपने सांसारिक जीवन से कैसे जोड़ सकते हैं, और किस तरह से हमारा ध्यान रहे कि हम किन किन देशों से पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट को, कल्चरल कांटेक्ट को, सिविलाइजेशनल कांटेक्ट को बढ़ाएंगे, जिसमें हम पर्टिकुलरली उल्लेख करना चाहेंगे कि साउथ ईस्ट एशियन देशों से हम बहुत आसानी से अपने सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से, जिसमें रामायण, आज भी आप जानते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशियन देश में इंडोनेशिया है, मलेशिया में है, वो कल्चर आज भी वहां प्रीडोमिनेंट है। कल्चर वहां की नहीं बदली, रिलीजन को भले इस्लाम हो गया हो, तो हम इन सब चीजों से और खासकर महाभारत के इन अमर तत्वों से कि कैसे हम स्ट्रेटेजिकली कि हम अपने सीमावर्ती राज्यों से लेकर के, किस तरह से सेंट्रल राज्यों से लेकर के, और ऐसे संबंध का निर्माण करें कि जो केवल विवाह के रूप में हमारे सामने नहीं आए, बल्कि वह संकट के समय, सुख के समय हमारी मदद करे। तो इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हुए मेरी वीडियो संवाद श्रृंखला 2 दिन के भीतर आपके सामने आएगी रामायण पर, और उसमें हम डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए क्या वो इंस्पायरिंग एलिमेंट है जो कि रामचरितमानस में है और विश्व के किसी काव्य में उस तरह से नहीं है, उनको आपके सम्मुख लेके आएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे देखिएगा और इसे प्रमोट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।